अस्सलाम वालेकुम बेटा। जो इसमें केपीसी में हमने कहा था कि अगर एक एक्सट्रैक्शन करेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्ट यूज़ किया था, उसमें कम अमाउंट एक्सट्रैक्ट हुई थी। और जो है अगर हम उसकी सक्सेसिव करते हैं, मतलब उसको 2 या 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, तो ग्रेटर अमाउंट क्यों एक्सट्रैक्ट होती है। उसकी वजह ये थी कि आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट। तो ये बात ज़रा इसको एक दफ़ा दोबारा एलोबरेट कर दे कि क्या इसमें था। ये छोटी सी चीज़ उस वक्त डीसी हो गया था और हम बता नहीं सके थे, तो आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन इज व्हाई मोर amount of a substance is extracted using successive extraction method rather than single extraction। तो ये जो बात है कि सक्सेसिव में ज़्यादा और सिंगल से क्यों होती है, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोग। आंसर इज क्वाइट सिंपल। For example, you have a iodine in aqueous layer and you have a iodine in organic layer. So there is an equilibrium. If product is removed from this equilibrium system, reaction will be favored in forward direction. So produce more product. Or we can say more reactant will convert into product, and that is according to Lee-Chattier principle. तो जो रिवर्सिबल के लिए हमारे पास सिस्टम चलता है उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ये ऐसा होता है। अगर मैं इस बात को जो है एलॉबरेट करने के लिए जो है थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूं, तो ये बन जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से बात कि अगर हम सिंगल करते हैं और डबल करते हैं तो फ़र्क क्या आता है। तो यहाँ पे हमने सिंगल लिख दिया कि सिंगल में क्या होता है, और यहाँ पर जो है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में या 2 एक्सट्रैक्शन में क्या फ़र्क आया था। तो इस बेस के ऊपर जो है हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया, और इसमें जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दी हमने आयोडीन की। लेट से हमारे पास इस वक्त जो है आयोडीन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आपने क्या किया, इसमें जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपने ऑर्गेनिक लेयर ऐड कर दी। तो आपके पास यही जो है डायग्राम जो है ये चेंज हो जाएगी, और अब जो है आपके पास यहाँ पर जो चीज़ बच जाएगी दैट विल बी जब आपने इसमें ऐड कर दिया तो इसका वॉल्यूम जो है यू नो के इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि आपने इतना कर दिया। और इसके बाद जो है यू नो के यहाँ पर एक लेयर भी आई होगी इसके दरमियान, क्योंकि इमिसिबल मिक्सचर है। अब जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो ये हो जाएगी कि यहाँ पर रह जाएंगे लेट से
आपके पास 4 और यहाँ पर 2, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम आ गई है। अब जो आपके पास ऑर्गेनिक लेयर में गए 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 जो है एक्वस लेयर में रह गए हैं, तो आपके पास, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि दिस इज एक्वस लेयर एंड दिस इज ऑर्गेनिक लेयर। तो ऐसा हो जाएगा। और जो है अब आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आयोडीन इन एक्वस रिवर्सिबल विद आयोडीन इन ऑर्गेनिक। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रिमूव ही नहीं कर रहे, तो आपके पास ना रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो आपके पास ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन यही काम जो है अगर हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर भी देखें 6 मॉलिक्यूल्स रखना हूँ मैं इसमें, और फिर जो है अब आप इसमें ऐड कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब। पहले आपने इसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऐड किया, तो ये बन जाएगा आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि इसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज करेगा, उस तरीके से इंक्रीज नहीं करेगा। कम अमाउंट ऐड की थी आपने, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ ऐसी हो जाएगी कि लेयर जो है आपके पास आ गई है यहाँ पर, क्योंकि कम वॉल्यूम यूज़ किया है तो अब आपके पास अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी सी कम होगी। लेट से अब पहले 4 रह गए थे, अब यहाँ पर इस वक्त 5 रह गए, एक इसमें आ गया। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, इस लेयर को रिमूव कर देंगे ना। जब इस लेयर को रिमूव कर देंगे तो आपके पास कंटेनर में दोबारा जो है अमाउंट जो है वो डिक्रीज्ड अमाउंट आएगी। आपने यहीं तक मार्क किया। नाउ यू हैव ऑलरेडी यू हैड 6 मॉलिक्यूल्स, बट दिस टाइम यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स। अब जब आप इसमें दोबारा जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब ऐड करेंगे तो ये कंटेनर जो है इसमें कुछ इस तरीके के हिसाब किताब बन जाएगा कि ये 50 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दिया। अब ये वही लेयर है एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन नाउ विल बी डिफरेंट थोड़ी सी। यहाँ पर अब आपके पास रह जाएंगे 3 आउट ऑफ 5 और 2 जो है फॉर एग्जाम्पल इधर चले गए। तो इस तरीके से आपके पास जो पहली अमाउंट की अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो हमने कितने मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए थे और कितने रह गए थे, तो इसको मैं शेयर करके दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास पहले जो है अगर सिंगल की थी तो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स इसमें रह गए थे, लेकिन हमने 2 दफ़ा किया तो हमारे पास 3 रह गए। इस तरीके से अगर मैं दूसरे कलर से शेड करूँ इसको, मैं कहूँ कि पहले हमारे पास सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके एक्सट्रैक्ट हुए थे, जबकि इस केस में हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये एक्सट्रैक्ट हो गया और 2 ये। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्टेड अमाउंट जो है यहाँ पर वो इंक्रीज कर जाएगी। और यहाँ पर जो सिस्टम बना था I2 aqueous एंड I2 ऑर्गेनिक, तो इसमें एक्चुअली यू आर रिमूविंग, यू आर डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 इन ऑर्गेनिक, तो रिएक्शन विल बी इन फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम दोबारा इसमें आएगी, जिसकी वजह से जो इसकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगी। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड अमाउंट जो है मैं मार्क करूँ अगर, तो एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर हुई थी 2 मॉलिक्यूल्स की, जहाँ के यहाँ पर एक्सट्रैक्शन जो है वो 3 मॉलिक्यूल की होगी। वजह बार बार कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट। अब इसकी बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उसका ज़रा दिखा दूँ आपको। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि नंबर 1 आप जो है व्हाट इज मेंट बाय टर्म पार्टीशन कोफिशिएंट, मतलब ही सेइंग कि केपीसी क्या होता है। केपीसी एक रेशो है ऑफ concentration of a substance between two immiscible solvents। तो 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में ये होता है। अब इसने क्वेश्चन दे दिया आपसे, वो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस लेयर कंटेन दिस मच ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। इसको शेक किया 20 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन के साथ, ये पता चला कि 4.4 ग्राम एक्सट्रैक्टेड इनटू हेक्सेन।
पार्टीशन कोफिशिएंट निकालें हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा कि x लिखा यहाँ पर और फिर रिवर्सिबल लगाया, x लिखा यहाँ पर। शुरू में ये एक्वस में था तो हमने एक्वस लिख दिया इधर, और फिर हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक लिख दिया। इसमें जो था आपके पास था 0.5 ग्राम था स्टार्ट में, जबकि यहाँ पर 0 था। फिर इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम जब आई तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स, जबकि हो जाएगा 0 प्लस एक्स। अब अगर इसके ऊपर केपीसी अप्लाई करते हैं तो केपीसी जो है वो हो जाएगा हमारे पास x अपॉन इसका ऑर्गेनिक का जो वॉल्यूम यूज़ किया था दैट वाज 20 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि नीचे आ जाएगा 0.5 माइनस एक्स, और नीचे जो वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर केपीसी से पहले जो है उसने एक चीज़ बता दी थी वो हम लिख सकते हैं। एंड ही सेज के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट वाज फाउंड इनटू हेक्सेन। हेक्सेन में 0.4 ग्राम था। तो हम देखते हैं हमारे पास हेक्सेन कहाँ पे है यहाँ पे। तो हेक्सेन जो है ऑर्गेनिक लेयर में आ जाएगा हमारे पास नंबर 1, और इक्विलिब्रियम पे उसकी अमाउंट ये। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको ये बात बता रहा है कि जिसको आपने 0 प्लस एक्स सोचा था दैट इज़ 0.4। अगर आपको x की वैल्यू 0.4 पता चल गई, ये तो वी कैन सब्स्टिट्यूट इट। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0.4, जबकि यहाँ पे हो जाएगा 0.5 माइनस 0.4। इसका आंसर आ जाएगा 0.1, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 0.4। और अगर इसके ऊपर केपीसी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो दीज आर, कीप इन माइंड दीज आर ग्राम्स। तो अब जो है इसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा केपीसी अप्लाई करते हुए। तो हमने जो है यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल केपीसी इज इक्वल टू 0.4, इसका वॉल्यूम था आपने 20 यूज़ किया, इसका 0.1, इसका वॉल्यूम था आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ब्रैकेट 0.4 डिवाइड बाय 20 एंड डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 100। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, केपीसी की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 20। अब वो कह रहा है कि इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पोर्शन ऑफ हेक्सेन वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंगल, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ दैट कैन एक्सट्रैक्टेड। तो कितनी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग 20, हम सिंगल सिंगल करके करें। तो इसको जो है हम वही काम करेंगे जो अभी करके आए थे एग्जाम्पल में। तो हमने कहा कि फर्स्ट एक्सट्रैक्शन, और फिर लिखा सेकेंड एक्सट्रैक्शन। इसमें भी आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया और इसमें भी आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब यूज़ किया। देखिए एक आंसर वो आपको बता के जा चुका है कि जब उसने 20 किया था तो 0.4 की एक्सट्रैक्शन हुई थी। ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पर, 0.4 एक्सट्रैक्ट किया था उसने अगर डायरेक्ट 20 यूज़ किया था, राइट। अब देखते हैं कि 20 से 0.4 से ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन के लिए हमने फिर वही लिखा कि आयोडीन रिवर्सिबल विद आयोडीन, ये हो गया एक्वस और ये हो गया ऑर्गेनिक। आपके पास शुरू में 0.4 था, 0.5 था, ये 0 था, ये हो जाएगा 0.5 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स। अब जो है केपीसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो केपीसी इज इक्वल हो जाएगा x, आपने 10 यूज़ किया इसका, ये 0.5 माइनस एक्स, ये 100 ही है, इसका वॉल्यूम जो है दैट इज़ 100। और केपीसी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20। तो ये हो जाएगा आपके पास 100x और नीचे आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 10x। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 500 हो जाएगा माइनस 200x इज इक्वल टू 100x। एंड फिर जो है ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 300x। और फिर जो है 300 से डिवाइड कर देंगे 100 को, 100 डिवाइड बाय 300, तो आंसर आ गया इसका 0.33 ग्राम्स जो है आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आउट ऑफ 4 यू हैव एक्सट्रैक्टेड हाउ मच अमाउंट, 0.33। अब सेकंड एक्सट्रैक्शन के लिए आपने जब सेकंड एक्सट्रैक्शन की तो उसमें से कुछ अमाउंट तो पहले से ऑलरेडी पहली एक्सट्रैक्शन में रिमूव हो चुकी है। आपने लिखा एक्वस और आपने लिखा ऑर्गेनिक। तो एक्वस में जो है अब आपके पास वो अमाउंट नहीं है जो शुरू में थी, बल्कि ये अमाउंट चेंज हो गई है। दिस अमाउंट इज विद चेंज। क्या चेंज हो गया इसमें, आपके पास 0.5 शुरू में था
और अब जो है इसमें से आपने माइनस कर दिया है कितना, एक्सट्रैक्ट कर लिया है 0.33, तो -0.5 आपके पास आ गए। तो इसकी जो स्टार्टिंग अमाउंट है आपके पास वो है अब 0.16, जबकि ये 0 और फिर इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा 0.16 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस एक्स। केपीसी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो केपीसी लिखा हमने x अपॉन 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका था, 0.1 माइनस एक्स इसका 100 ही था, इसका आंसर 20 था। ये हो जाएगा आपके पास 100x, जबकि नीचे आ जाएगा 1.6 माइनस 10x, तो 1.6 इंटू 20 ये हो गया 32, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 10, 200x इज इक्वल टू 100x, फिर 32 डिवाइड बाय 300x के बराबर हो जाएगा, और फिर x जो है आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 300, तो 32 डिवाइड बाय 300 एंड द अमाउंट एक्सट्रैक्टेड इज 0.106। ना ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये तो नहीं, इसने पूछा कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट, यस टोटल अमाउंट पूछी हुई है इसने, तो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, तो आपके पास टोटल के लिए आपने लिखा फर्स्ट प्लस सेकंड, तो फर्स्ट थी आपके पास 0.33, सेकंड थी आपके पास 0.106, तो प्लस कर देते हैं दोनों को 0.33, एंड नाउ द अमाउंट एक्सट्रैक्टेड इज 0.436 ग्राम। तो दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड। आपके पास पहले 4 ग्राम एक्सट्रैक्ट किया था उसने, और अब जो है 0.4636 जो है अमाउंट उसने एक्सट्रैक्ट किया है। तो इस तरीके से जो है इसके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर रहे होते हैं। अब जो है इस पे एक छोटी सी एक इसी केपीसी से रिलेटेड जो है आपको छोटा सा क्लिप दिखा देते हैं, और फिर जो है हम इसको channel Chem Survival, and today I'm going to talk to you about the fundamentals underlying the technique of liquid-liquid extraction. I'm not going to discuss conducting the technique so much today as I am the fundamental laws and behaviors of substances which allow us to use the technique in the first place. So let's get started with that. We're going to talk about liquids which don't dissolve in one another. And when this is true, we have a special word in chemistry for them. We call them immiscible liquids. You know, these immiscible liquids form two distinct phases when mixed. They separate from one another, just like the oil and the vinegar in salad dressing would. And when this happens, dissolved molecules can partition back and forth between these two phases and ultimately establish an equilibrium in which they are distributed across them in a very specific way. Now let's begin by comparing the behavior of two different compounds within the same system of immiscible liquids. So I've got two beakers here, and in the first beaker I'm going to add some water. And in that water I'm going to dissolve a fairly high polarity solute, so one that is relatively hydrophilic or water-loving. Now if I were to add to this another solvent, an organic solvent, which is immiscible with water, let's say something that's less dense, so it's going to ride on top of that layer. Over time, an equilibrium will ensue in which I have a distribution of my solute, a little bit in the organic and a little bit in the aqueous phase. But this equilibrium is not evenly distributed. There's more compound dissolved in the aqueous phase. Now let's take a look at what happens when instead I add an aqueous layer to my second beaker and then dissolve in that a lower polarity solute. Then, to that mixture, I'm going to add some organic solvent as well. And I'm going to allow an equilibrium to establish itself. But my lower polarity solute has a higher affinity for the organic phase than for the aqueous phase, so it tends to spend more time there. And hopefully what you can see here is that my higher polarity solute is concentrated more in the aqueous phase, and my low polarity solute is concentrated more in the organic phase. This is a behavior that I can exploit to separate the two from one another. We have a way of quantifying exactly how much of our compound partitions into one side of our two immiscible liquids or the other.
It's called a partitioning coefficient. And the partitioning coefficient is essentially an equilibrium constant. And here I've defined it as an equilibrium where my solute dissolved in the aqueous layer was my starting material and my solute dissolved in the organic layer was my product, if you will. When this is true, I get a partitioning coefficient, or an equilibrium constant, which looks like this. The concentration of the solute in the organic layer divided by its concentration in the aqueous layer. Now, taking a look at our higher polarity compound, that means its partitioning coefficient is equal to its concentration in organic over aqueous, or a relatively small number over a relatively large number, meaning it has a fairly small partitioning coefficient. However, my lower polarity compound has a partitioning coefficient that's also its concentration in the organic divided by its concentration in the aqueous layer. But this time that means a large number over a small number, or a large Kp as I've defined it. So what's important here is that the Kp values are as different from one another as possible. The more different they are from one another, the more effective my liquid-liquid extraction will ultimately be. So now let's watch this phenomenon take place. I'm going to take a single beaker this time, and again, add some water, but now I'm dissolving my mixture of both compounds in the same aqueous phase. To that, I'm going to add my organic solvent. So now I'm going to have two different phases into which my two different solutes can partition. And recall from our earlier discussion how these two solutes behave, with the higher polarity solute accumulating in the aqueous layer and the lower in the organic. So over time, as my equilibrium establishes itself, very clearly what's going on here is I've got more low polarity solute in the organic phase and more of my high polarity solute in the aqueous phase. So separating those two different compounds from one another is as simple as separating the two layers within my beaker. And we have special glassware we use to accomplish this in the lab, which we'll talk about in our next video. That's all for now. I'm Professor Davis from ChemSurvival.com and the YouTube channel ChemSurvival. See you on the next video. I'd like to thank everyone for making my YouTube channel such a success by coming by and clicking that like button and sharing with your friends. I'd also like to remind you that if you'd like to see even more instruction in organic chemistry, I have a new course coming out in collaboration with the ओके बेटा, ये जो टॉपिक था कंप्लीट हुआ इसका, और जो है इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई, दैट इज़ अ बफर इन ब्लड। और वो जो है मैं आपको एक छोटा सा उसमें जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसको शायद करवा दूंगा आपको, और क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन करवाते हुए जो मैं आपको वो करवा दूंगा। बफर इन ब्लड में हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ब्लड की जो पीएच है उसके ऊपर, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर देखते हैं बेटा, बफर इन ब्लड जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आयन जो है ये कंट्रोल करता है पीएच ब्लड की जो है उसको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहली चीज जो है कि ब्लड की जो पीएच होती है दैट इज 7.4 स्लाइटली अल्कलाइन होती है, और अगर ये पीएच डिक्रीज कर जाए, मतलब अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया क्रिएटर ने, और अगर ये डिक्रीज कर जाए तो फिर जो है उसको चक्कर आने शुरू होते हैं, वो बेहोश होता है, वो कोमा में जा सकता है। इसे हम कहते हैं एसिडोसिस, मतलब एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो कोमा, और फिर अल्टीमेटली जो है डेथ हो सकती है उस बंदे की। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी पीएच 7.4 कैसे मेंटेन करते हैं, कौन क्या चीज मेंटेन करती है, दिस आयन इज मेंटेनिंग। ये हमारे पास फूड सप्लीमेंट में इसको बहुत काम आता है, लेकिन इसका जो मेजर सोर्स है वो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इनसाइड बॉडी जो है सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही होती है उसमें प्रोड्यूस होते हैं दोनों चीजें। जब प्रोड्यूस होते हैं तो आप इसमें दोनों रिएक्शन करके, क्योंकि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये रिएक्शन कर जाएगा वाटर के साथ, तो आपके पास बन जाएगा वीक एसिड विच इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। तो वो कार्बोनिक एसिड जो है पार्शियली डिसोसिएट होता है, उससे ये बनता है और ये बनता है। अब अगर इसका यूज कंजप्शन होगी ज्यादा, कोई चीज आएगी जैसे एच आयन या ओ एच आयन इससे ज्यादा की रिएक्शन करता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये और जो है पानी में मिक्स होके ये बनाता जाएगा, इसको मेंटेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल का सिस्टम है। इस तरीके से अगर इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो फिर जो है ये रिएक्शन पीछे भी जा सकता है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन सकता है। तो ये जो है इंडिविजुअल आयन जो है ये काम कर रहा होता है। और अगर देखें यहाँ पर सिंपल ये वाला जो आयन था, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये आयन, ये दोनों केसेस में एसिड से भी यही रिएक्शन करता है, बेस से भी ये रिएक्शन करता है। अगर बेस से रिएक्शन करता है तो हमारे पास वाटर एंड कार्बोनेट आयन बन जाता है, और अगर एसिड सिलेक्शन करेगा तो हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये वाली बात जो है अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए है, हम एक नेक्स्ट पेज पे ये काम कर लेते हैं।
तो पहली बात ये है कि बफर एक्शन के लिए जो आयन जो है वो हमारे पास ब्लड में होता है, ये आयन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। पहली बात ये आता कहाँ से, ये आयन प्रोड्यूस होता है कुछ इस तरीके से, पहले आपको पूरा बता देता हूँ फिर उसके बाद जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में आपके पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएं तो आपके पास बन जाता है H2CO3, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है जो पार्शली आयोनाइज होकर बनाता है, इसका पहले सिर्फ एक ही H निकलता है और इससे ये बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट ये थे और प्रोडक्ट आपके पास ये थी, तो हम इन दोनों इस चीज़ को बीच में से हटा दें अगर, तो हमारे पास जनरलाइज इक्वेशन बन जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वाटर, they both react and form carbonic acid which partially dissociate, and this system exists inside body. ठीक है जी। आप जो है ये किस तरीके से दोनों से रिएक्शन करेगा आपके पास, अगर आपने एसिड ऐड कर दिया, जिसको मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ, आपने एसिड ऐड कर दिया तो उसके साथ किस तरीके से ये रिएक्शन करेगा, ये आपने एसिड ऐड कर दिया या फिर आपने बेस ऐड कर दी, तो दिस इज द इंडिविजुअल आयन विच हैज टू रिएक्ट विद बोथ। तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, दैट इज क्वाइट सिंपल। आप जो है दोनों केसेस में लिखेंगे HCO3 नेगेटिव और यहाँ पर HCO3 नेगेटिव। देखें गौर से कि ये जो है इसके साथ अगर रिएक्शन करता है, ये कार्बोनेट है और ये एसिड है, एसिड और कार्बोनेट जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये जो है इसके OH को यहाँ से रिमूव करके बना देगा वाटर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये दोनों चीज़ें जो है बॉडी से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स के जरिए एक्सहेल हो जाएगी, तो इसको मेंटेन कर देगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन किया, मतलब आपकी बॉडी में अगर H+ आ गया है, ये उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके जो चीज़ बनेगी तो आपके पास ऐसी प्रोडक्ट बन रही है जिसका pH पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स और जो है वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। द सेकंड थिंग इज हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर इसके साथ रिएक्शन करे तो इसके पास एक H है अभी ना, ये एसिड है, अगर एसिड है तो ये दोनों रिएक्शन कर जाएंगे तो बन जाएगा आपके पास वाटर, और उस केस में बन जाएगा आपके पास वाटर इधर भी बन रहा है और लेकिन यहाँ पर बन जाएगा आपके पास कार्बोनेट आयन। ये आपके पास सिंपल सी एग्जांपल में दे दूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि हमने इससे पहले देखा तो था, फिर भी बता दें आपको। जैसे H2SO4 डाई बेसिक एसिड होता है, इसमें पहले स्टेप में एक H हट जाता है तो आपके पास HSO4 बन जाता है, फिर इसका जो है आगे जो है ये फिर डिसोसिएट होता है और उससे आपके पास बन जाता है H एंड सल्फेट। तो इसमें दो दफ़ा H बनते हैं, दो डाइबेसिक एसिड में हमेशा ऐसा होता है कि पहले एक H निकलता है फिर दूसरा निकलता है, दोनों एक साथ नहीं निकलते। तो आपके पास ये दोनों आने वाले एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करके उसको मेंटेन रखता है ब्लड की pH को। तो ये था बफर इन ब्लड। अगर इसके लिए लिखना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बड़े आराम से कि व्हेन एसिड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस या ऐड कर देते हैं तो उस वक्त कैसे ये काम करेगा। तो उसी बात को जो हमने लिखी है ऊपर उसको हमें बताना है कि आपने जब H+ ऐड किया, इसके साथ अगर HCO3 का रिएक्शन करवाएं तो कार्बोनेट और एसिड से रिएक्शन करके ये बन जाएगा। तो अब इस बात को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, रिएक्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड प्रोड्यूस carbon dioxide and water, so pH remains almost constant। क्योंकि H आयन अगर वहाँ पे डोमिनेट कर रहा होता तो उसकी वजह से pH चेंज हो जाती, अब अगर वहाँ पे नहीं है, H आयन खत्म हो गया है तो ये pH उसकी कांस्टेंट हो जाती। इस तरीके से बेस के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है when base is added तो that react with the hydrogen carbonate ion and produces water and carbonate ion।